है। लेकिन आज हम जुडिशरी के बारे में और भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास, आपसे इधर आपने 2-3 बार मैंने कहा कि जो सबसे अच्छे आदेश आ रहे हैं आज की तारीख में भारत में, वो मद्रास हाईकोर्ट से आ रहे हैं। और मद्रास हाईकोर्ट से जो एक ऑर्डर आया, उन्होंने पूरे तमिलनाडु में गो हत्या बैन कर दी। अच्छा, मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं कि मुसलमान गाय काटता है, पर उसको बेचता कौन है? हिंदू बेचता है। जब तक दूध है दूलिया, जब तक दूध है दूलिया, और उसके बाद जब दूध नहीं है तो बेच दिया। मैंने अपनी आंखों से कितने हिंदुओं को करते देखा है। मुसलमान तो बहुत रेयरली गाय पालता है, ज्यादातर तो हिंदू ही पालते हैं ना। ठीक है, बहुत ढेर सारी जगह गायों को किडनैप कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, मैंने तो इनको मारुति वैन में भर के ले जाते देखा है। लेकिन 90% केसेस में हिंदू मुसलमान को गाय अपनी बेच देता है। ये मेरी गौ माता है, अब ये दूध नहीं दे रही, ले जाओ काट दो। एक बार अपने गिरहबान में भी झांक के देखने की जरूरत है। गायों की तस्करी होती, गायों की तस्करी में मैंने बहुत काम किया है। कई बार मैंने पकड़वाया है इन लोगों को। और मैंने कभी मैं होगा तो मैं उन पुलिस अधिकारियों को आपके सामने बैठाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने कितनी गायें हम लोगों ने पकड़ी। लेकिन मैंने उसमें भी देखा कि बड़ी संख्या में हिंदू इन्वॉल्व है उस तस्करी में, गायों की तस्करी। अभी अजीब एक चल रहा है, गाय को छोड़ दिया कूड़ा खाने के लिए शहर में, पूरा दिन वो कूड़ा खा रही है, दूध दूहने के साथ पकड़ के लाए, दूहा और फिर कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। तो हम कहां जा रहे हैं? हमारी हमारी अपनी नीयत कहां जा रही है? एक बार हम अपने अंदर भी तो झांक कर देखें। बहरहाल, हिंदू बेच सकता है, हिंदू हिंदू का पाप मैं सबसे बड़ा मानता हूं, लेकिन यह भी सच है कि हिंदू गाय को काटता नहीं, ये उसके लिए असोचनीय या कल्पनीय है। काटता मुसलमान ये। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि गाय काटना आपका हक है और गाय काटना आपका फर्ज है, गाय काटना ही पड़ेगा। उन्होंने गो हत्या बैन कर दी। तो ये विजय जोसेफ की सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। चुनौती पहले ही दे दी कि विजय जोसेफ सरकार लड़ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में कुछ गलतियां हैं, हम ठीक करेंगे। अब कब तक आप ठीक करेंगे, क्या ठीक करेंगे, तो समय बताएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक फैसला दिया कि साहब, जो 2 तरह के ट्राइब्यूनल बने थे, एक आईएमडीटी एक्ट से बना था। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक फॉरेनर्स एक्ट है 1946, उसके तहत अगर किसी को कह दिया जाता है तुम विदेशी हो, तो उस आदमी की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि हम विदेशी नहीं, हम भारतीय। उसको तय करना, उसे साबित करना पड़ता है। इंदिरा गांधी इसके लिए आईएमडीटी एक्ट लाई थी। आईएमडीटी एक्ट 27 साल तक रहा, फिर ये सर्बानंद साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा दिया। सोनिया गांधी ने उसके खिलाफ एक अध्यादेश लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। तो आईएमडीटी एक्ट के तहत जितने ट्राइब्यूनल्स थे बंद हो गए, लेकिन फॉरेनर्स एक्ट के खिलाफ तहत भी ट्राइब्यूनल है। तो ट्राइब्यूनल ने 27 लोगों को बताया था ये बांग्लादेशी, उसमें 25 या 26 मुस्लिम थे, 1-2 महिलाएं थी जो मुझे लगता है लव जिहाद का शिकार थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के उस फैसले को भी वापस कर दिया जिसमें उनको विदेशी घोषित किया था। उन्होंने कहा फिर से सुनवाई कीजिए। अरे भाई, सुनवाई तो हो गई ना, फिर से क्या सुनवाई करें? लेकिन उन्होंने इन 27 विदेशियों को राहत दे दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज ये दोनों ही फैसले जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने दिए। जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट से हैं, मेरे स्कूल से हैं, मेरे सुपर सीनियर हैं, यशवंत वर्मा के सुपर सीनियर हैं। तो हमारे स्कूल से आते हैं, हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही आते हैं। तो ये दोनों ही फैसले जस्टिस विक्रमनाथ के थे, और जस्टिस विक्रमनाथ आने वाले समय में 7 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। तो ये अभी सूर्यकांत साहब के बाद, और उनके बाद जो बीवी नागरत्ना जी आ रही हैं, उनका भी आज एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया। पॉक्सो एक्ट ये कहता है, देखिए बात सुने, पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि किसी, जैसे आप किसी के साथ आप मानिए फिजिकल रिलेशन, यौन संबंध बनाते हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और बाद में कहते हैं यार उसकी तो इच्छा थी, ठीक है इच्छा थी, लेकिन अगर वो बच्चा है तो उसकी इच्छा काउंट नहीं करती ना। बच्चे की इच्छा कुछ नहीं होती, बच्चे को तो बरगलाया जा सकता है। तो ये बच्चा होने की एज क्या हो? तो ये बच्चा होने की एज हमारे यहाँ 18 साल है, पहले 16 साल हुआ करती थी। ये वही एज है जिसको इंदिरा जयसिंह मुकदमा कर रही है, 14 साल कर दो। वो इंदिरा जयसिंह मुकदमा कर रही है। तो जितनी नीचे कर दोगे उतना ही लव जिहाद आसान हो जाएगा। भारत सरकार ने 18 साल कर रखा है। तो आज
जो भी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कोई संबंध बनाएगा या लड़के के साथ, उस पर पॉक्सो एक्ट लगेगा, यानी बच्चों वाला खतरनाक एक्ट है। आज उसको लेकर जस्टिस नागरिकता ने एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी की, आप देखिए। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों के बीच, मतलब किशोर हो, बच्चे नहीं वर्ड नहीं नो, किशोर यानी यंगस्टर्स के बीच में ऐसे संबंध, चूंकि 2012 में बदला है, 2012 से पहले भी होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि 2012 में सहमत की कानूनी उम्र 16 साल थी, अब बढ़ाकर 18 कर दिया आपने 2012 में। इसके बाद ऐसे मामलों पे पॉक्सो कानून लागू होने लगा। ये बात सच भी है कि कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी है, पर ये एक्ट बाय एंड लार्ज ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि 18 साल से कम की उम्र की लड़कियों को या लड़कों को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हुए घूमें। वो अलग बात है कि इंदिरा जयसिंह इसको और कम कराने की मांग कर रही हैं, क्योंकि कल तक ये जो मामले पॉक्सो में फंस जाते हैं, कल तक ये जो मामले आपको धर्मांतरण में फंस जाते हैं, लव जिहाद में फंस जाते हैं, उम्र कम हो जाएगी तो कह देंगे लड़की तैयार, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। तो ये पूरा खेल उसी का चल रहा था। बहरहाल इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है जस्टिस बीवी नागरिकता ने, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया जो किसी हद तक अपनी जगह सही भी है। एक और भी एक मुकदमा आपके, एक ये 2 दिन पुरानी बात होगी, लेकिन दिस इज समथिंग जो इसी के संदर्भ में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि वो 4 साल पहले एक श्रद्धा करके लड़की थी, और उसका जो लिव इन पार्टनर था आफ्ताब पूना वाला, उसने श्रद्धा को 35 टुकड़े में काट कर बैग, एक बड़ा सा फ्रिज खरीद के उसमें रख दिया था, फिर टुकड़े टुकड़े ले जाके वो उसको जंगल के एरिया में दफन करके आ रहा था, पकड़ा गया था। तो आज श्रद्धा के एक मित्र हैं राकेश शुक्ला या कौन शुक्ला, इन्होंने आज बयान दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि जो आफ्ताब है, इसके मामले को दिल्ली में साकेत कोर्ट में चल रहा है, तो डे टू डे हियरिंग, यानी रोज रोज हियरिंग करो, फैसला सुनाओ, 4 साल हो गया। उसने ये कहा कि साहब हमारा तो 20 जुलाई को डेट लगी थी, तो उसने ये कहा कि साहब 20 जुलाई को हम एमए साइकोलॉजी का मेरा एग्जाम है, इग्नू इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वो तिहाड़ जेल से एग्जाम दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है 20 जुलाई तुम्हारा एग्जाम है, तो वो डेट आगे बढ़ा दी गई। अब इसको लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि एक आदमी जो 35 टुकड़े में श्रद्धा को काटा, उसके लिए कोर्ट इतना लीनियंट हो रही है। आज 4 साल हो गए, आपको मानो अभी तक श्रद्धा की बॉडी तक नहीं मिली है, अभी तक श्रद्धा का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, और इसके साथ इतनी नरमी बरती जा रही। कोर्टें तो नरमी बरतती रही, आपने देखा है कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स हुए कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को इसलिए छूट देगी वो 5 बार का नमाजी है और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कैसी कैसी बातें हमने सुनी है। तो बहरहाल इनको एमए साइकोलॉजी करने के लिए कोर्ट ने छूट दी। शायद ऐसा नहीं होता अगर कोर्ट ये कहती है कि 20 जुलाई तो आगे, अगर कोर्ट ये कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारा 20 जुलाई को पेपर है, हम 19 जुलाई को कर लेते हैं, 21 जुलाई को कर लेते हैं। वो तारीख पे तारीख वाली जो बात होती है वो बहुत परेशान करती है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा विस्मित करती है कि श्रद्धा जैसी लड़कियों की हजारों, सैकड़ों, हजारों किस्से सामने आने के बाद भी रोज 10 श्रद्धा तैयार हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि साहब अपने बच्चों से तो बात करिए ही, पड़ोस के बच्चों से भी बात करिए, खास तौर से आपकी जो मेड वगैरह हैं उनके बच्चों से बात कीजिए। जहां आपको बच्चे नजर आए बच्चों से बात कीजिए। कम से कम समाज में अपना इतना योगदान तो हमें देना चाहिए।